लेकिन जब वर्णमाला आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, अयोग वाक्य की संख्या 2 होती है, तो पूरे वर्ण 52 कैसे हो जाते हैं, 46 क्यों नहीं होते हैं? जी में इसको लिखेंगे तो यस बोलेंगे। हिंदी की वर्णमाला में इसी को हम क्या बोलते हैं, अवग्रह, अवग्रह। और हिंदी में ही जब हम छंद पढ़ते हैं इसी को हम गुरु बोलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं दिशा एकेडमी अतरौलिया। दिशा एकेडमी अतरौलिया के इस चैनल पर अब से हिंदी की सभी कक्षाएं प्रॉपर वे में क्लास बाय क्लास संचालित होंगी। जब मैं बोल रहा हूं हिंदी का तात्पर्य है व्याकरण और साहित्य दोनों। आज से कक्षाएं व्याकरण की संचालित होंगी, उसके पश्चात जब समय मिलेगा तो फिर कक्षाएं साहित्य की भी संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। जब मैं बात कर रहा हूं व्याकरण की, तो व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं लगभग सभी लोगों को पता होगा। व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं लगभग सभी लोगों को पता होगा। फिर भी मैं अपने तरीके से व्याकरण को बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। अपने तरीके से मैं व्याकरण को बतला रहा हूं। व्याकरण की परिभाषा पर जब हम जाते हैं, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, जो परिभाषा मैं बोल रहा हूं वो परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। व्याकरण की पहली 2-3 परिभाषाएं हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सीधे हम वर्णमाला पे बढ़ जाएंगे। भाषा संबंधी नियमों को व्याकरण कहा जाता है। आई रिपीट, भाषा संबंधी नियमों को व्याकरण कहा जाता है। ये परिभाषा एक हो गई। दूसरी परिभाषा है भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण और विवेचन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम व्याकरण बोलते हैं। किसी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण और विवेचन से तात्पर्य मेरा यह है, जैसे हम जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है। तो कर्ता, क्रिया और कर्म को पढ़ना ही व्याकरण है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्णों का योग करते हैं, और जब वर्णों का योग करते हैं वो भी व्याकरण का भाग है। हम समास पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम छंदों का अध्ययन करते हैं। ये सब व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। एक परिभाषा और बतला सकता हूं आपको व्याकरण की। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कर पाते हैं। वह भाषा कितनी शुद्ध है या वह भाषा कितनी अशुद्ध है, कह सकते हैं व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को मानक रूप दोस्तों प्रदान करता है। मैं जब व्याकरण की 3 परिभाषाएं मैंने आपको बतलाई, तीनों परिभाषाओं में आपने एक चीज पर गौर किया होगा, जब हर परिभाषा में भाषा शब्द जुड़ा हुआ है। जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई सब में भाषा शब्द जुड़ा हुआ है। पहली परिभाषा बताई मैंने, भाषा के नियम को हम या कानून को हम व्याकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने बताई, किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण और विवेचना करना ही व्याकरण कहलाता है। तीसरी परिभाषा हमने बतलाई, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा के हम शुद्ध स्वरूप और उसके मानक रूप का ज्ञान कर पाते हैं। प्रश्न ये उठता है, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न ये उठता है, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा वह विद्या है जिसकी सहायता से एक अध्यापक अपनी बात अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाता है। भाषा वह विद्या है जिसकी सहायता से एक विद्यार्थी अपनी बात दूसरे विद्यार्थी तक या टीचर तक पहुंचा पाते हैं। अर्थात भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, इसे हम भाषा बोलते हैं। प्रश्न ये भी उठता है, व्याकरण की शुरुआत हम कहाँ से करें? व्याकरण की शुरुआत हम कहाँ से करें? तो व्याकरण की शुरुआत हमें करनी चाहिए वर्ण से। कहाँ से दोस्तों? वर्ण से। हमें व्याकरण की शुरुआत करनी चाहिए वर्ण से। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्याकरण की परिभाषा में बार बार एक शब्द आ रहा है भाषा। भाषा को जब मैं परिभाषित करता हूं तो मैं पाता हूं भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम का, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो प्रश्न ये भी उठता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है।
भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है। इससे हमें यह समझ में आया कि व्याकरण की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं उसमें बार बार भाषा आ रहा है, और जब भाषा हम पढ़ते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। सबसे छोटी इकाई को जब हम पकड़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब प्रश्न ये उठता है, वर्ण किसे कहते हैं? जब हम वर्ण की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाती है बात कि हमें भाषा की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। दोस्तों, हमें भाषा की शुरुआत वर्णमाला अर्थात वर्ण से करना चाहिए। भाषा की शुरुआत हमें वर्णमाला या वर्ण से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा में बार बार भाषा आ रही है। व्याकरण एक विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मानक रूप और शुद्ध स्वरूप में किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? भाषा के शुद्ध रूप और मानक रूप या शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं ये हमने आपको बताया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है, और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य होता है। तो विलंब न करते हुए अब हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। हमने देखा वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा पर आते हैं, यहीं से वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। वर्ण की परिभाषा क्या है? ध्वनियों के परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कोई संकेत दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं हम। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कोई संकेत दे दिया जाता है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं वर्ण की एक परिभाषा और होती है, सबसे लघुत्तम ऐसी ध्वनि, सबसे छोटी ऐसी ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण से छोटा कोई खंड हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण से छोटा कोई खंड हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह ध्वनि जिसके उससे छोटे टुकड़े न किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। पहली परिभाषा क्या थी? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कोई संकेत दे दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। वर्ण का एक दूसरा नाम अक्षर भी होता है। वर्ण का एक दूसरा नाम अक्षर भी होता है। वर्ण और अक्षर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर केवल ये समझेंगे कि वर्ण और अक्षर एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। वर्ण और अक्षर को अगर यहाँ पर हम बतलाने लगेंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको आवश्यकता होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वर्ण और अक्षर के डिफरेंस पे कम से कम 15-20 मिनट समझाने में आपको लगेगा, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला केवल कहना उचित नहीं होगा। कुछ किताबों में लिखा रहता है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यवस्था है कि क के बाद ख आएगा और ख के बाद ग आएगा, ग के बाद च नहीं आएगा, ग के बाद जब आएगा तो घ आएगा। इसीलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्वर का अध्ययन करते हैं और व्यंजन ध्वनि का अध्ययन करते हैं। स्वर का अध्ययन करते हैं, व्यंजन ध्वनि का अध्ययन करते हैं। एक और होता है, कैटेगरी में तो नहीं रखते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह बोलते हैं। यह अनुस्वार का प्रतीक है, यह विसर्ग का प्रतीक है। अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? कोई आपसे पूछे कितने वर्ण हैं तो 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। लिपि, एक चीज मुझसे रह गया, लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के रूप को
जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। सबसे लेटेस्ट लिपि थी ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि, और ध्वनि लिपि के दो प्रकार थे दोस्तों, एक था अक्षरात्मक लिपि और दूसरा था वर्णात्मक लिपि। एक था अक्षरात्मक लिपि और दूसरा था वर्णात्मक लिपि। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम स्थल क्या है? अक्षरात्मक लिपि। कोई आपसे पूछे देवनागरी लिपि, आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? ध्वनि लिपि तो दोनों है, देवनागरी भी है और रोमन भी है, लेकिन देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो आप कहेंगे अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? आप कहेंगे अक्षरात्मक लिपि है। और दूसरी लिपि होती है वर्णात्मक। वर्णात्मक रोमन सहित अंग्रेजी की जितनी लिपियां हैं वो उनको हम वर्णात्मक लिपि कहते हैं। हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की जितनी लिपियां हैं उन्हें हम अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। अब अक्षरात्मक लिपि में भी जो ब्राह्मी लिपि होती है, भारत की लगभग सभी भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी लिपि एक प्रकार की अक्षरात्मक लिपि है। ब्राह्मी लिपि एक प्रकार की अक्षरात्मक लिपि है। कोई आपसे पूछे देवनागरी लिपि कहाँ से निकली? आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि कहाँ से निकली? आप कहेंगे अक्षरात्मक लिपि से। अक्षरात्मक लिपि कहाँ से निकली? आप कहेंगे ध्वनि लिपि से। आप कहेंगे ध्वनि लिपि से। ध्वनि के ऊपर भी 3 लिपियाँ हुई हैं। ध्वनि लिपि के ऊपर भी 3 लिपियाँ हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बढ़ते हैं हम स्वर की तरफ। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक आयोग वाह होता है। वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल व्यंजन हैं? 33। कितने अयोगवाह हैं? 2। तो ये 52 कैसे हुए? 11 प्लस 33 प्लस 2 बराबर 46 हुआ। केवल 46 वर्ण होने चाहिए, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो ये पूरा जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, अयोगवाह की संख्या 2 है, तो तीनों का योग तो 46 हुआ। जब प्रश्न आता है आपसे एग्जाम में पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, आप कहेंगे 52। आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, आप कहेंगे 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, आप कहेंगे 33। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह है, आप कहेंगे 2। तो दिमाग में एक प्रश्न का उत्पन्न होना लाजमी है, वह यह है कि अगर हिंदी वर्णमाला को 2-3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, तो तीनों को मिला करके 52 होना चाहिए ना, लेकिन तीनों को मिला करके 46 होता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होनी चाहिए, 52 कैसे है? तो ये 52 माइनस 46 अर्थात 6 वर्ण वो कौन से हैं जो वर्णमाला में तो रखे जाते हैं लेकिन स्वर में नहीं रखे जाते, व्यंजन में नहीं रखे जाते, अयोगवाह में नहीं रखे जाते? इसको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, रेगुलर हमारे टच में बने रहना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में ये नहीं आ पाता है तो आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आज हम केवल स्वर की चर्चा करेंगे, लेकिन जब वर्णमाला आपको पूरा की स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, तो पूरे वर्ण 52 कैसे हो जाते हैं, 46 क्यों नहीं होते हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर। इसके पहले इसे मिटा देते हैं। अभी तक हमने व्याकरण को देखा, व्याकरण का सीधा संबंध भाषा से है, भाषा को देखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसलिए हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्ण की हमने परिभाषा को समझा। अब वर्ण कितने प्रकार के हिंदी वर्णमाला में हैं? 2 प्रकार के हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो अब हम आते हैं दोस्तों स्वर पे। सबसे पहले स्वर की परिभाषा समझते हैं। स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, मैं आपको पहले ही बतला चुका। व्यंजन की संख्या 33 होती है, पहले ही बतला चुका। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग पहले बतला चुका। स्वर की परिभाषा पे हम आते हैं। पुस्तकों में लिखा मिलता है स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, पूरी तरह सही नहीं है। स्वर स्वतंत्र होते हैं किसमें? उच्चारण में। किसमें? उच्चारण में। स्वर केवल उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, निर्माण में स्वतंत्र
नहीं होते हैं। निर्माण या बनावट या रचना में स्वर स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप स्वरों का भेद पढ़ेंगे तो भेद में ये 4 स्वर संयुक्त स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये संयोजन से बने हैं, 2 वर्णों के जुड़ने से बने हैं, 2 वर्णों के मिलने से बने हैं। जैसे ए का निर्माण हुआ है ए प्लस ई से, ऐ का निर्माण हुआ है ए प्लस ए से, ओ का निर्माण हुआ है ए प्लस ऊ से, और औ का निर्माण हुआ है ए प्लस ओ से। इसीलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और ऊपर जो 7 लिखे गए हैं इन्हें हम साधारण स्वर कहते हैं। साधारण स्वर, इन्हें हम साधारण स्वर कहते हैं। और नीचे के 4 को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है मूल स्वर कितने हैं, तो साधारण स्वर भी 2 प्रकार के हैं, एक ह्रस्व साधारण, एक दीर्घ साधारण। तो जो ह्रस्व साधारण हैं उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व साधारण स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। जैसे पूछे आपसे मूल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी, आप कहेंगे 4। अ, छोटी ई, छोटा उ, री, छोटा री, इसे छोटा री बोलते हैं। बड़ा री किसे बोलते हैं? इसे बड़ा री बोलते हैं। इसे वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन शब्दकोश में स्थान दिया गया है। तो जब स्वर की परिभाषा पर आते हैं, अगर आप डायरेक्ट बोल देंगे स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो सामने वाले को कंफ्यूजन होगा कि स्वर किस में स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण में कि निर्माण में। केवल स्वर उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, निर्माण में स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। निर्माण या रचना या बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, साधारण स्वर और संयुक्त स्वर। साधारण स्वर और संयुक्त स्वर। अब साधारण स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। साधारण स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक होता है दीर्घ साधारण स्वर। ये है मूल साधारण स्वर। साधारण स्वर टोटल 7 होते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछ दे मूल साधारण स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मूल साधारण स्वर 4 होते हैं और दीर्घ साधारण स्वर 3 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ साधारण स्वरों की संख्या 3 होती है, मूल साधारण स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर की क्या परिभाषा है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसमें? उच्चारण में। अर्थात उसको हम कंबाइन करते हैं। स्वर ऐसी ध्वनियां हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जो उच्चारण में स्वतंत्र होती हैं, उच्चारण के लिए किसी दूसरी ध्वनियों पर निर्भर नहीं होती हैं। और व्यंजन कैसी ध्वनियां होती हैं? व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जो निर्माण और उच्चारण दोनों में स्वतंत्र नहीं होती हैं, यानी दोनों में आश्रित होती हैं। किस पर? स्वरों पर। किन पर? स्वरों पर। स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जो उच्चारण में स्वतंत्र होती हैं। व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जो उच्चारण और निर्माण दोनों में निर्भर करती हैं। किन पर? स्वरों पर। अर्थात व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जिनको उच्चरित होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन ध्वनियां उच्चरित नहीं होती हैं। व्यंजन ध्वनियां उच्चरित बिल्कुल नहीं होती हैं। तो स्वरों को हमने देखा। अब स्वरों के वर्गीकरण पर हम आते हैं। स्वरों का पहला वर्गीकरण हम देख चुके हैं। देखिए, वर्गीकरण एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी आधार पर किया जाता है। बिना आधार के किसी भी चीज का वर्गीकरण नहीं होता है, तो स्वर का वर्गीकरण बिना आधार के कैसे होगा? ये जो वर्गीकरण हमने आपको दिखाया, साधारण स्वर और संयुक्त स्वर, ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? निर्माण, रचना या बनावट के आधार पर स्वरों के भेद। निर्माण, रचना या बनावट के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। नंबर 1 साधारण स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। इसके बाद रचना और बनावट के आधार पर आपने देख लिया। इसके बाद स्वरों का भेद हम देखेंगे जिह्वा के भाग लेने या न लेने के आधार पर, क्योंकि बिना आधार के
बिना बेस के दुनिया में कोई वर्गीकरण नहीं होता है, तो स्वर का वर्गीकरण बिना आधार के कैसे होगा? जिह्वा के भाग लेने या न लेने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3। पहला है अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। इसका एक ट्रिक होता है, मध्य और पश्च स्वर में जितने भी वर्णों में 3 आए, जितने भी वर्णों, जैसे मध्य स्वर में अ होता है, इसके अलावा जितने बचे आ, उ, छोटा उ, ओ, औ, इन सब में आपने ध्यान से देखिए मध्य स्वर और पश्च स्वर में 3 आ रहे हैं। यहाँ पर हिंदी गिनती का 3 आ रहा है, यहाँ पर 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 भी गिनती का 3 आ रहा है। तो मध्य और पश्च स्वर को याद करने का यही ट्रिक है कि मध्य और पश्च स्वर में जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं, जितने भी वर्ण आते हैं, उसमें 3 का संकेत आपको दिख जाएगा। बाकी जो बचा वो अग्र स्वर है, जैसे ई, बड़ी ई, और क्या बचा ए, ऐ। इसमें 3 नहीं आ रहा है, बाकी इन 7 में 3 आ रहे हैं, इन 7 में 3 आ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं अग्र स्वर, बीच वाले को बोलते हैं मध्य स्वर और नीचे वाले को बोलते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर, इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम मध्य स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर इसलिए पड़ा क्योंकि जीभ के अगले भाग से जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, जीभ के मध्य भाग से जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, जीभ के पीछे वाले भाग से जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इसी को कहते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? जीभ के भाग लेने या न लेने के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, साधारण स्वर और संयुक्त स्वर। साधारण स्वर और संयुक्त स्वर। अभी तक आपने स्वरों के भेद को देखा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बतलाया कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण जब किया जाता है, बिना किसी आधार के किसी भी चीज़ का वर्गीकरण नहीं होता है। दुनिया में कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, दुनिया में किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करें, बिना किसी आधार के उसका वर्गीकरण नहीं होता है। तो मुख विवर के खुलने या न खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुख विवर के खुलने या न खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर। पहले समृद्ध का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। समृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ज़्यादा बंद, यानी न खुला हुआ हो। विवृत का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खुला हुआ। यहाँ वर्णमाला की भाषा में हम बोल रहे हैं, वैसे तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ और समृद्ध का मतलब होता है बंद। लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए मुख बंद करके तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने के लिए मुख को थोड़ा बहुत तो खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर समृद्ध का अर्थ है सबसे कम खुला हुआ। अर्ध समृद्ध का मतलब समृद्ध से ज़्यादा खुला हुआ। अर्ध विवृत का मतलब अर्ध समृद्ध से ज़्यादा खुला हुआ और विवृत का मतलब सबसे ज़्यादा खुला हुआ। तो यहाँ पर ध्वनियाँ लिखी गई हैं। इसका कोई ट्रिक बेसिकली मेरे पास नहीं है। जैसे मैंने आपको जिह्वा के भाग लेने के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के बारे में बतलाया, यहाँ पर इसको आपको एज इट इज मेरे अनुसार रखना पड़ेगा। समृद्ध में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में कौन सा आता है? ए, ओ। अर्ध विपरीत में कौन सी ध्वनि आती है? ऐ, औ। और विपरीत में कौन सी ध्वनि आती है? आ। विपरीत में कौन सी ध्वनि आती है? आ। अब अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, होठ के गोल होने या न होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होठ के गोल होने या न होने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। अब खुद बोल करके आप स्पष्ट कर सकते हैं। आप जब ओ का उच्चारण करेंगे आपका होठ गोल होगा, अ का उच्चारण करेंगे आपका होठ गोल होगा, ऊ का उच्चारण करेंगे और बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे आपका होठ गोल होगा। इसके अलावा जितनी भी ध्वनियाँ बची वो सारी ध्वनियाँ अवृत्ताकार में होंगी, जैसे ओ, ऊ, ऊ। ये 4 ध्वनियाँ वृत्ताकार में हैं। बाकी जितने भी स्वर बचे वो सब किस में हैं? अवृत्ताकार ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वास की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।
ये 4 ध्वनियां ह्रस्व में आती हैं, 1 2 3 4। अभी इनकी परिभाषा भी हम देखेंगे। दीर्घ स्वर में कौन सी ध्वनियां आती हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री होता है, लेकिन बड़ी री को हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, शब्दकोश में स्थान दिया गया है। प्लुत किसे कहते हैं? किसी भी, चाहे ह्रस्व स्वर चाहे दीर्घ स्वर में जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। पहले परिभाषा समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर श्वास की मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। श्वास की मात्रा का क्या संबंध है? श्वास की मात्रा का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या सबसे कम श्वास का यूज होता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब मान लीजिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में टाइम लगता है यक्स, तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व में कितना लगता है वो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कंठ, ताल, मूर्ध, दंत, ओष्ठ पर निर्भर करता है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्वर तंत्रियों पर निर्भर करता है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक व्यक्ति कितना समय लेगा। लेकिन जितना भी समय लेगा अगर उसे यक्स मान लें तो दीर्घ स्वर में लगने वाला समय कितना होता है? 2x। अब परिभाषा पे आते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की सबसे कम मात्रा या सबसे कम समय लगता है, जिनको उच्चरित होने के लिए उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा पर जब आते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना लगता है, ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कभी कभी गांव में आप लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोगों को देखे होंगे, किसी को बुलाते हैं पवनवा रे, पंकजवा रे, ओम, ये सब बोलते हैं लोग। तो जब पवनवा रे बोलते हैं, प व न वा रे, और जो ये लास्ट में ए बोलते हैं, इसे हम अवग्रह से प्रदर्शित करते हैं। एक चिन्ह होता है अंग्रेजी का यस, ये अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो यस बोलेंगे, हिंदी के वर्णमाला में इसी को हम क्या बोलते हैं? अवग्रह। और हिंदी में ही जब हम छंद पढ़ते हैं इसी को हम गुरु बोलते हैं। तो स्थान बदलने पर इसी शेप का अलग अलग मतलब है। जब हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसमें इसी संकेत को हम यस बोलते हैं। जब हम हिंदी का छंद पढ़ते हैं इसी संकेत को हम गुरु बोलते हैं। जब हम वर्णमाला का प्लुत स्वर पढ़ते हैं इसी संकेत को हम अवग्रह कहते हैं। इसी संकेत को हम क्या कहते हैं? इसी संकेत को हम अवग्रह कहते हैं। हमने देखा दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में व्यंजन की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं रिपीट कर देना चाहता हूं हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आज। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की 3 परिभाषाएं मैं बतलाया, और जब व्याकरण की परिभाषा मैं बतला रहा था उसमें भाषा शब्द आ रहा था। भाषा की 2 परिभाषा मैं आपको बतलाया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, और सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण की शुरुआत हमने वर्णमाला से की, फिर हमने स्वर ध्वनियों को देखा, स्वर की परिभाषा पर गए हम, फिर स्वरों का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण देखा। स्वरों का हमने कुल 5 वर्गीकरण किया। 2 वर्गीकरण और होते हैं, सघोष स्वर, अघोष स्वर, अल्प प्राण स्वर, महाप्राण स्वर, यानी सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। लेकिन उसका वर्गीकरण मैं वर्ण में करूंगा। जब मैं कहूं वर्ण, वर्ण का मतलब स्वर प्लस व्यंजन प्लस अयोगवा। जब मुझे स्वर बोलना होगा मैं एग्जैक्टली स्वर बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये रहस्य जानने के लिए कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, अयोगवा की संख्या 2 होती है, तीनों का योग 46 होता है। जबकि वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो टोटल वर्णों की संख्या 52 कैसे होती है? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।